नमस्कार साथियों, आज पढ़ेंगे हम आलू। आलू में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार की जो है बीज की विधियां हैं, जैसे सीड प्लॉट तकनीक है और सत्य आलू बीज है यहाँ से। इसके अलावा ये काई का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा इसमें कई बार पूछ लेते हैं निम्न में से जो है चिप्स बनाने के ये जो है या प्रसंस्करण के लिए कौन सी किस्म काम में लेंगे। कुफरी चिप्स होना है, अनुसंधान केंद्र पूछ लेते हैं। इसमें कौन सा खाने वाला भाग कौन सा है, जैसे ये मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है, वो पूछ लेते हैं। तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसमें अन्य नामों में से भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आलू का वानस्पतिक नाम है, वानस्पतिक नाम हो जाएगा इसका सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम इसका नाम है। आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च सभी का कुल क्या है? सोलेनेसी है। इसकी जो उत्पत्ति है वो लीमा पेरू से है। लीमा पेरू से मानी जाती है। इसमें जो 2n = है वो कितने होते हैं? 48 है, 48 है। फिर इसके बाद में इसमें जो फल का प्रकार है, आलू गुच्छों में पाया जाता है, जैसे टमाटर होता है, बैंगन होता है, मिर्च होता है, अंगूर होता है, टमाटर होता है, पपीता होता है, अमरूद होता है, खजूर होता है। तो फल का प्रकार इसमें क्या हो जाएगा भाई? बेरी या शर्ष हो जाएगा। और इसमें खाने वाला भाग कौन सा है? जो एडिबल पोर्शन है, खाने योग्य भाग जो होता है वो एक तना होता है। और तना भी कैसा है? मॉडिफाइड है। तो इसको कह देंगे अपन रूपांतरित तना। ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। रूपांतरित तना, मॉडिफाइड स्टेम खाया जाता है इसमें। फिर इसके बाद में इसमें विषैला तत्व भी होता है। विषैला तत्व होता है इसमें कि इसके अंदर जो है सूर्य के प्रकाश में भूमि का जो कंद है, नीचे वाला जो स्टोलन है, ट्यूबर है, ये सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाता है तो इसके अंदर किसका संचय हो जाता है? हरे हरे रंग का। और ये हरा हरा रंग क्या कहलाता है? सोलेनिन। क्या कहलाता है? सोलेनिन कहलाता है। और ये सोलेनिन कितना? 20 ग्राम, अगर 20 मिलीग्राम, अगर 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम आलू के अंदर अगर 20 मिलीग्राम से अगर ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका हानिकारक हो जाएगा। इसमें 20 ग्राम करेंगे भाई, सॉरी थोड़ा सा, इसमें 20 ग्राम करेंगे, है ना, मिलीग्राम नहीं, ग्राम करेंगे, है ना। 20 ग्राम, अगर 20 ग्राम 100 ग्राम में शोलेनिन है तो वो कैसी मात्रा है? अत्यधिक हानिकारक मात्रा है। तो ये सोलेनिन देख लेंगे। टमाटर का हरा रंग कहीं से था? टोमेटाइन। तो वो भी कैसा था? टॉक्सिक कंपाउंड था, विषैला तत्व था। फिर इसके बाद में है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें 22% होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ये। सोलिनिन अपन देख लेते हैं। देखो ये रहा, ये आलू के कंद है। उन कंदों में कौन सा भाग, कौन सा जो है पदार्थ संचय? हरा हरा सा रंग है ना, देखो ये हरा हरा सा, ये क्या कहलाता है? सोलेनिन कहलाता है। तो आलू में हरे रंग के लिए कौन है? सोलेनिन है। इसकी कितने प्रतिशत मात्रा हानिकारक है? 20 ग्राम। अगर 100 ग्राम आलू में 20 ग्राम है तो सोलेनिन क्या है? हानि कारक है। फिर से वापस से अपन चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के बाद में। देखो एक तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, एक तो केंद्रीय आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये तो कुफरी शिमला में है, कुफरी शिमला में। और शिमला किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की है, एचपी की, हिमाचल प्रदेश की। फिर इसके बाद में अगर अपन इंटरनेशनल की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो जहां इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है ना, लिमा पेरू, दक्षिणी अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो है लिमा पेरू में है, लिमा पेरू में माना जाता है। इसके बाद में एक हुए थे डॉक्टर पुष्कर नाथ, डॉक्टर पुष्कर नाथ। ये पुष्कर नाथ वही है जिन्होंने सीड प्लॉट तकनीक दी थी, है ना। इन्होंने आलू को दूसरी रोटी कहा है। आलू को गेहूं धान के बाद में, गेहूं के बाद में रोटी, आलू को दूसरी रोटी मानी है ना। इसके अलावा इसके अगर अन्य नामों की मैं बात करूं तो इसके अन्य नाम हो जाएंगे, जैसे इसको सब्जियों का राजा भी कहते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों का राजा। इसके अलावा इसको पुअर मैन्स फ्रेंड, गरीब का मित्र या दोस्त भी बोल सकते हो आप, और इंग्लिश में फ्रेंड बोल सकते हो। पुअर मैन्स फ्रेंड भी इसको बोला जाता है, और सब्जियों का राजा भी कहते हैं। डॉक्टर पुष्कर नाथ ने इसको क्या कहा? इसको जो है दूसरी रोटी भी कहा है। आलू में एक विशेष प्रकार की स्टार्च होती है, फेरिना,
और इसमें जो सुगंध पाई जाती है वो पाई जाती है डाई मिथाइल पायराजीन के कारण। तो इसमें जो सुगंध होती है डाई मिथाइल पायराजीन के कारण आती है। और इसमें जो स्टार्च होती है वो कौन सी होती है? फेरिना। इसमें स्टार्च होती है उसका नाम है फेरिना। इसमें फेरिना नामक स्टार्च पाई जाती है। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक आलू। तो भारत में जो सर्वाधिक आलू है, भारत में सर्वाधिक आलू जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, यूपी में। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सी बार आते हैं। यूपी में जो है पहला स्थान है, इसमें यहाँ पाया जाता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं तापमान की। तापमान में एक क्वेश्चन सीधा सीधा सा आता है भाई, इसके कंद निर्माण के लिए, ट्यूबर के लिए, कंद निर्माण के लिए कितना तापमान चाहिए? कंद निर्माण के लिए तापमान चाहिए इसको 17 से 19 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? 17 से 19। ये क्वेश्चन कई बार जेट में इनमें रिपीट हो चुका है कि आलू में कंद निर्माण के लिए 18 से 19 या 17 से 19 या फिक्स दे देते हैं 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए, है ना। इसके बाद में जो है आलू में कंद है ना 32 डिग्री सेल्सियस पे बंद हो जाते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस पे बंद कंद निर्माण, है ना। और न्यूनतम में 10 डिग्री सेल्सियस पे भी से कम जाते हैं, कंद निर्माण रुक जाता है। आलू मुख्यतः रबी की फसल है। रबी की फसल है तो ये कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट। आपको पता है कि जो प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता में पौधों में क्या देखा जाता है? पुष्पन की अवधि पे सूर्य के प्रकाश का प्रभाव। किस पे? पुष्पन की अवधि पे, है ना। तो एलडीपी है तो इसमें ये पुष्पन की दृष्टि से तो एलडीपी हो गया, क्योंकि मुख्यतः अपनी प्रकाश प्रदीप्ति कालिकता यही कहती है। लेकिन कंद निर्माण की दृष्टि से, है ना, कंद इसका खरीफ में शुरू होता है, तो कंद निर्माण की दृष्टि से ये कैसा है? एचडीपी है, शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, इसमें आप बीज उत्पादन या इसमें बीज दर। बीज दर ज्यादातर आलू को उगाते हैं किससे? कंद से उगाते हैं, ट्यूबर से उगाते हैं। तो कंद से अगर आलू लगाने हो तो 1 हेक्टेयर के लिए आलू की कितनी मात्रा लेनी पड़ती है? 25 से 30 क्विंटल के आसपास। 25 से 30 क्विंटल लेनी पड़ती है। और एक कंद का व्यास कितना हो? 25 ग्राम कम से कम जो व्यास हो, 25 ग्राम तो वो उसका वजन हो। और उसका व्यास कितना होना चाहिए? डायमीटर एक कंद का 3 से 4 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 3-4 सेंटीमीटर का गोल में जो है उसका डायमीटर हो। और वजन कम से कम जो है 25-30 ग्राम होना चाहिए। 25-30 क्विंटल हो तो ये तो हो गया कंद से, कंद लगाते हैं, है ना। और इसके बाद में एक विधि आ गई जिसमें कंद का वजन आप जो इतना वजन इधर से उधर नहीं ले जाकर आप सिर्फ बीज को काम में ले, उसको बोला जाता है सत्य आलू बीज। सत्य आलू बीज। इसमें क्या करते हैं, जैसे बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी के बीज होते हैं, गाजर, मूली के, वैसे इसमें जो है बीज होते हैं। इसको बोला जाता है टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड, टीपीएस बोला जाता है इसको, है ना। तो टीपीएस में बीज दर कितनी रखते हैं भाई? 100 से 150 ग्राम। इसमें क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि आलू में फूल या बीज का उत्पादन कौन से क्षेत्रों में होता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहां होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। इसकी अपन चर्चा करते हैं इसके डायग्राम में। देखिए ये रहा आलू का आपका पौधा, इसमें देखो ये फूल आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? फूल आ रहे हैं। इधर देखो ये फूल रहे, ये फूल रहे। इसके बाद ये फल रहा आलू का, बेरीज है। इसके बाद में ये देखो बीज है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च में होता है, ये फल रहा, इसमें से बीज, ये फूल रहे आलू के, है ना। तो आलू से बीज प्राप्त करना, वैसे अपन ज्यादातर अब तक जो देखते आए हैं आलू की खेती कंद से ही की जाती है, कंदों को काट काट के और जमीन में लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या करते हैं अपन आलू में कि बीज से तैयार करते हैं, तो इसको बोला जाता है सत्य आलू बीज। क्या बोलते हैं? सत्य आलू, टीपीएस बोला जाता है, टीपीएस, ट्रू पोटैटो सीड बोला जाता है। इसमें बीज दर कितनी लेते हैं? 100 से 150 ग्राम ली जाती है। ये भी बहुत सी बार पूछा जाता है। और इसके खोज किसने की थी? आलू में फूलों से बीज बनाने की जो है श्रेय किसको जाता है? ये जाता है रामानुजन को। किसका जाता है? रामानुजन को जाता है। और बीज कौन से क्षेत्रों में बनाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में। आलू में पुष्प और बीज कौन से क्षेत्र में बनाया जाएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में। यही कारण है
कि आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? शिमला, कुफरी में, कुफरी शिमला में हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। तो ये तो हो गया टीपीएस ट्रू पोटैटो सीड। इसके अलावा जो है एक क्रिया और होती है, इसमें आलू के बीजों को अपन क्या करते हैं? सुरक्षित वायरस मुक्त कंदों से सुरक्षित रखते हैं। देखो दोस्तों, इधर आलू के ये पौधे हैं, ये रहा, ये इधर कुछ पौधे हैं, और ये कुछ पौधों को अपन ने काट दिया, लगभग थोड़ा सा डंठल डंठल रहा है। इसके नीचे की तरफ क्या लगे हुए हैं? ट्यूबर लगे हुए हैं, आलू लगे हुए हैं, है ना। तो देखो आलू का जो ऊपर वाला भाग है हवा में, जैसे ये भाग है, वायवीय भाग होता है। आलू का जो वायवीय भाग है, आलू का जो वायवीय भाग है, आलू का जो हवा में भाग होता है, एरियल पार्ट होता है, इसको हुल्म कहते हैं। क्या बोला जाता है? हुल्म बोला जाता है, HULM। अब दोस्तों होता क्या है कि आलू को जब फरवरी मार्च के महीने में जब खोदा जाता है, तो इससे पहले इसके जो वायवीय भाग होता है, हुल्म होता है, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, इसकी पत्तियों पे क्या होता है? जिस समय सरसों में फूल आ रहे होते हैं, सरसों पकने के कगार पे होती है, उस समय इसमें एफिड आ जाता है, चेपा आ जाता है, जिसको अड़ बोलते हैं, एफिड या चेपा आ जाता है। ये एफिड या चेपा क्या करता है? इन पत्तियों के ऊपर आके बैठ जाएगा और फिर वायरस जनित रोगों को कहां तक पहुंचा देगा? नीचे कंधों तक पहुंचा देगा। तो एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर पुष्कर नाथ। कौन थे? डॉक्टर पुष्कर नाथ। इस डॉक्टर पुष्कर नाथ, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कहा कि आलू नीचे पक तो गए, लेकिन ऊपर जो ये आपका ये बना हुआ पौधा, इसके ऊपर वाले पौधे की पत्तियों को, डंठल को और इनको लगभग काट दो। तो ऊपर वाले भाग को काटना क्या कहलाता है? डीहुल्मिंग। क्या कहलाता है? डीहुल्मिंग। वायवीय भाग को हटाना, आलू में वायवीय भाग को या पत्तियां या तने को हटाना, वायवीय भाग को हटाना, जो एरियल पार्ट है इसको रिमूव करना क्या कहलाता है? डीहुल्मिंग। ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति होगी। और इस सारी विधि को क्या कहा जाता है? HPT, सीड प्लॉट तकनीक। क्या बोला जाता है? सीड प्लॉट तकनीक बोला जाता है इस पूरी विधि को, ऊपर से इसको हटाना। और ये सीड प्लॉट तकनीक किसने दी? डॉक्टर पुष्कर नाथ ने दी। और इनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था इनका? था वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति, ऑब्टेनिंग वायरस फ्री फ्रॉम ट्यूबर्स, वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति, वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आलू के जो एरियल पार्ट होता है, वायवीय भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? हुल्म कहते हैं। उसको हटाना क्या कहलाता है? डीहुल्मिंग। उसको हटाया क्यों? वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये वो रहेंगे तो उस पर वायरस आके बैठेगा, और वायरस बैठेगा तो वो क्या करेंगे? कंदों के अंदर वायरस जनित रोग पैदा कर देंगे। फिर इसके बाद में ये जो SPT सीड प्लॉट तकनीक दी किसने? तो ये तकनीक किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने दी थी। किसने दी थी? पुष्कर नाथ ने। तो इसको याद करने का तरीका हो जाएगा, आपका प्लॉट कहां है? ये SPT में देखो, ये प्लॉट लिखा हुआ है। आपका प्लॉट कहां है? आपका प्लॉट है पुष्कर में। कहां है आपका प्लॉट? पुष्कर में है। तो ऐसे प्लॉट से याद हो जाएगा पुष्करनाथ, प्लॉट से क्या याद हो जाएगा? पुष्करनाथ। और पुष्करनाथ ने, अगर आप सन भी देखना चाहो तो कब दी थी? 1967 में दिया था, 1967 में पुष्करनाथ ने। इसके बाद में वापस से अपन चलते हैं, वायवीय भाग हो गया, सोलेनिन हो गया, सत्य आलू बीज दर हो गई, ये दोनों है ना, सत्य आलू बीज की बीज दर हो गई। खोजकर्ता रामानुजम लिख देता हूं मैं यहाँ, रामानुजन, क्योंकि सत्य कौन बोलते हैं? भगवान राम बोलते हैं। और एक क्या बताया था मैंने? SPT शीड प्लॉट तकनीक, शीड प्लॉट तकनीक। और ये किसने दी? पुष्करनाथ ने, पुष्कर नाथ ने दी। इसके बाद पिछली बार जो सुपरवाइजर में क्वेश्चन आया था वो आया था कि आलू में सुषुप्त अवस्था, आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए। तो सुषुप्त अवस्था तोड़ने का मतलब है उसमें अंकुरण को बढ़ावा देना। आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ना, इसका मतलब हो गया अंकुरण को बढ़ाना। सुषुप्त अवस्था तोड़ने का मतलब हो गया अंकुरण को बढ़ाना। और इसके लिए क्या काम में लेते हैं? 1% थायो यूरिया, 1% क्या काम में लेते हैं? थायो यूरिया को काम में लिया जाता है। इसके बाद में इसमें विशिष्ट क्रिया करते हैं, एक अर्थिंग अप, विशिष्ट क्रियाएं, स्पेशल ऑपरेशंस,
और इसमें करते हैं मिट्टी चढ़ाना। आलू के अंदर जो है मिट्टी चढ़ाते हैं, कंद अच्छे से बने, ज्यादा संख्या में बने और मोटे बने, है ना, तो मिट्टी चढ़ाना। और इसको कहते हैं अर्थिंग अप। आलू में मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप का कार्य कब किया जाता है? बुआई के या रोपाई के, कंदों की रोपाई के 40 दिन बाद। कंदों की रोपाई के 40 दिन बाद में कार्य किया जाता है। हालांकि मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य है इसके अलावा जो है ये कार्य मूंगफली में भी किया जाता है। मूंगफली के अलावा ये कार्य जो गन्ना में भी किया जाता है, गन्ना को गिरने से बचाने के लिए, मूंगफली में अच्छी पैकिंग के लिए, है ना, तो अर्थिंग अप इसमें भी किया जाता है। फिर इसके बाद में यही देख लेते हैं मृदा का पीएच मान। हल्का सा अम्लीय हो तो चलेगा। मृदा का पीएच 5 से 6.5 के मध्य हो, 5 से 6.5 के बीच में हो। इसके बाद में अब पढ़ेंगे इसकी किस्में, आलू की वैरायटीज। देखिए दोस्तों, वैरायटीज में आलू में जो है ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा एक मिनट, जो सत्य आलू बीज थे इसकी वैरायटियों की अगर अपन बात करें तो अपन यहीं इसका थोड़ा सा लिख लेते हैं। जो सत्य आलू बीज है इसकी जो वैरायटीज है भैया, इनकी वैरायटीज कुछ बट्टा में से आती है, जैसे HS 113 है, HPS 11 जो है 63 है। जैसे इसकी किस्में की बात करूं मैं, अगर सत्य आलू बीज की किस्में होती है HS 1/13, इसके अलावा HPS 1163, इसके अलावा TPS C3, ऐसी कुछ वैरायटीज है। तो अगर इस प्रकार की स्पेशल कोई किस्में मिले आपको, बाकी आलू की ज्यादातर किस्मों में कूफरी लगा हुआ रहता है। कूफरी लगे हुए लेने का कारण ये है कि इसका जो रिसर्च सेंटर है अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में, वो कहाँ है? कूफरी शिमला में, इसलिए कूफरी लगा हुआ रहता है। देखिए इधर किस्मों का एक चार्ट बना हुआ है जिसमें कूफरी ज्योति है, कूफरी लवकर है, कूफरी चंद्रमुखी है, कूफरी चिप्सोना है। चिप्सोना जो है ये फ्राई करने के यानी प्रसंस्करण के काम में आती है, चिप्स बनाने के। कूफरी चिप्सोना के बाद में जो है कूफरी फ्राई सोना है, ये फ्राई सोना ही काम में आती है। तो कुछ किस्में इसमें दे रखी है। अपूर्ण इसमें जो वर्गीकरण करेंगे किस्मों का, वो अगेती, पचेती और मध्यम में करते हैं। तो सबसे पहले आएगी अगेती किस्में। कौन सी किस्में पढ़ेंगे? अगेती किस्में। सब में कूफरी लगा हुआ रहता है, इसलिए मैं कूफरी का कू लगा दूंगा। जैसे कूफरी अशोका है, कूफरी जो है ज्योति है, नवजोत है, कूफरी अशोका, कूफरी नवजोत, कूफरी ज्योति। कूफरी देखते हैं आपको क्या करना है, आलू करना है। फिर इसके बाद में कूफरी चंद्रमुखी, कूफरी अलंकार। ऐसे ही दोस्तों अगर मध्यम की बात करें, ये अगेती में हो गई, 2 नंबर पे ले लेते हैं मध्यम में। तो मध्यम किस्में जो मीडियम जो है बीच में पकने वाली, कूफरी बादशाह है, शीतमान है, चमत्कार है, स्वर्णा है ना, तो कूफरी बादशाह, कूफरी शीतमान, कूफरी चमत्कार, कूफरी शीतमान, कूफरी चमत्कार। इसके अलावा जैसे कूफरी मेगा है, स्वर्णा है, कूफरी मेगा है, कूफरी स्वर्णा है। ये सारी कैसी होगी? मध्यम पकने वाली। अब आ गई फचेती, लेट वेराइटीज, जो लास्ट लास्ट में पकती है या लास्ट लास्ट में जिनको उगाते हैं अपन, फचेती किस्में। इनमें आ जाएगी कूफरी देवा, कूफरी सिंदूरी, कूफरी देवा है, कूफरी सिंदूरी है, कूफरी गिरिराज है, जीवन है, कूफरी गिरिराज, कूफरी जीवन है। तो दोस्तों थोड़ा सा देख लेंगे कि जैसे सम्राट अशोका है और नवजोत है। अशोका नवजोत के साथ में ज्योति चंद्रमुखी के साथ पहले आ जाएंगे।
बीच के अंदर कौन चलता है? बादशाह बीच में चलते हैं, शक्तिमान को साथ में रखते हैं, शीतमान चमत्कार करते हुए। तो कुफरी जो है बादशाह, बादशाह शीतमान और चमत्कार ये बीच के आ जाएगी। और लास्ट लास्ट में देवा और सिंदूरी किस में आ जाएगी? जो है आपके फचेती किस्में या लेट वेराइटीज आ जाएगी। इसके अलावा इनमें जैसे प्रसंस्करण के लिए अभी अभी अपन ने पढ़ा है, जैसे चिप सोनार, फ्राई सोनार, इसमें आप देख लो ये रही, यही मैं लिख देता हूं, कुफरी चिप सोना और कुफरी ये जो फ्राई सोना है, चिप सोना और फ्राई सोना, ये प्रसंस्करण के काम में आती है, प्रोसेसिंग के लिए, चिप्स बनाने के लिए प्रसंस्करण हेतु। कुफरी चिप सोना है, कुफरी चिप सोना के बाद में जो है ये फ्राई सोना है, कुफरी हिम सोना है। इसके बाद में जो है पाला प्रतिरोधी, जिसमें जो है ठंडे मौसम का या सर्दियों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये है कौन सी आपकी? कुफरी शीतमान है। कौन सी है? जो मध्यम है, कुफरी शीतमान है जो मध्यम भी है। फिर इसके बाद में फचेती अंगमारी प्रतिरोधी, लेट ब्लाइट, फचेती अंगमारी प्रतिरोधी, लेट ब्लाइट के काम में भैया ये आ जाएगी कुफरी ज्योति, कुफरी ज्योति आ जाएगी। फिर इसके बाद में अधिक तापमान के लिए, ये कम तापमान को सहन करती है, और अधिक तापमान के लिए कुफरी सूर्या। थोड़ा सा ऐसे वेराइटीज को देख लेंगे, है ना। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अब रोग। आलू के अंदर दो प्रकार की जो है आपके कवक से होने वाली झुलसा है, अगेती झुलसा और फचेती झुलसा। आलू में रोग पढ़ेंगे अब, रोग, और एक नंबर पे पढ़ेंगे अगेती झुलसा। अर्ली ब्लाइट, इसमें जो है कंसंट्रेटिंग रिंग बनती है, इसमें जो है सकेंद्रिक जो है ऐसे गोल गोल से आकार से वलय बनते हैं, जबकि लेट के अंदर वलय नहीं बनते हैं, इरेगुलर अनियमित आकार के बनते हैं ना। तो ये अगेती जुलसा या अर्ली ब्लाइट, ये कौन से कवक से होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। और नुकसान जो पहुंचाता है वो है फचेती अंगमारी, फचेती जुलसा या फचेती अंगमारी, आलू की फचेती अंगमारी या फचेती जुलसा, और इंग्लिश में बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और ये कौन से कवक से होती है भाई? ये कई बार जेट में बायो में इसका रोग कारक पूछ लेते हैं, फाइटोफथेरा, फाइटोफथेरा इनफस्टेंस, फाइटोफथेरा इनफस्टेंस। ये फचेती अंगमारी ज्यादा सीरियस होती है, ज्यादा खतरनाक होती है, और इसके कारण 1845 में आयरलैंड का अकाल भी पड़ा है। आयरस फेमाइन इज ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। 1845 में आयरलैंड का अकाल, यह बहुत सी बार पूछ लेते हैं। एक तो इसका पूछते हैं कि आलू की कौन सी बीमारी के कारण आयरलैंड का जो है अकाल पड़ा, या आलू की फचेती अंगमारी से किसका अकाल पड़ा? आयरलैंड का 1845। और एक धान में है, चावल में 1943 में, 1943 में जो है धान की एक बीमारी है, भूरी पत्ती धब्बा रोग, जिसको बोलते हैं ब्राउन लीप स्पॉट, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी कवक से। वो 1943 में बंगाल का अकाल था, जिसको जो है बंगाल फेमाइन बोला जाता है। तो ये थोड़ा सा देख लेना सन सहित कौन कौन सा रोग है, क्या क्या है। तो ये झुलसा हो गया। झुलसा के बाद में 2 नंबर पे पढ़ते हैं वार्ट रोग। वार्ट रोग के बाद सुनहरा सूत्रकृमि था। सुनहरे सूत्रकृमि के बाद में, 1 मिनट, आपको मशा रोग, 1 मिनट।
व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो, 1 मिनट, व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो। ये देखिए इस आलू में आप लोग देख रहे हैं इधर, इसमें देखिए आप, ये अलग अलग प्रकार की इमेजेस शो हो रही है। इसके अंदर कुछ मस्सा जैसा, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो जो है बाहर ऐसे थोड़ा सा जैसा मस्सा होता है वैसा बाहर निकल रहा है, और ये रोग जो होता है वो एक कवक से होता है। सिनक्राइटियम जो है एंडोबायोटिकम करके एक कवक है, इस कवक से होता है। और ये सबसे ज्यादा अपने वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के अंदर होता है। इसलिए जब भी अपने देश के अलग अलग कोनों में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग नामक स्थान से अगर इस आलू को मंगाया जाता है तो पहले इस रोग को चेक किया जाता है। ये वहां का लोकल क्वारंटाइन है, स्थानीय संगरोध है। संगरोध का मतलब होता है कोई भी रोग को जो है नए क्षेत्र में जाने से रोकना है। तो ये वाट डिजीज ज्यादातर अपने दार्जिलिंग के आलू में ही पाया जाता है, इसलिए इस आलू को राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में अगर भेजा जाता है तो पहले इसमें इस वाट रोग को जो टेस्ट किया जाता है। अपन वापस जो है अपने नोटपैड में चलते हैं, ये लो। तो 2 नंबर पे मैं लिख देता हूं वाट रोग, आलू का मस्सा रोग, आलू का मस्सा रोग, वार्ट डिजीज। अभी आपने जो फोटो में देखी कि कैसे उनमें आगे जो मस्से से निकले हुए थे, है ना, तो ये एक कवक से होता है, सिनक्राइटियम, सिनक्राइटियम एंडोबायोटिकम। एंडोबायोटिकम नामक से, और इसमें संगरोध, स्थानीय संगरोध कहां से लगा हुआ है, लोकल जो है इसमें क्वारंटीन लगा हुआ है। और वो कहां से लगा हुआ, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से अगर आलू लाएंगे तो आप उसमें किस रोग को चेक करेंगे, वाट रोग को देखेंगे या मस्सा रोग को। देश के अन्य कोनों में ले जाने से प्रतिबंधित है। इसके बाद में इसमें जो है दूसरा कीट रोगों में आता है आपका गोल्डन निमेटोड, सुनहरा सूत्रकृमि। देखो इसमें आपको गांठे गांठे सी दिखाई देती है आलू की जड़ें, जड़ों के अंदर जो है सोने के रंग का जैसा ये सूत्रकृमि, इसने जड़ों को फुला दिया है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है गोल्डन निमेटोड। क्या बोलते हैं, गोल्डन निमेटोड, सुनहरा सूत्रकृमि या गोल्डन निमेटोड। और इसका नाम क्या होता है, ग्लोबडेरा रोस्टोचेंसिस, रोस्टोचेंसिस, ग्लोबडेरा रोस्टोचेंसिस होता है। और इस आलू के ऊपर भी संगरोध लगा हुआ है, इसके ऊपर भी एक स्थानीय संगरोध है। ये तमिलनाडु की नीलगिरी में ज्यादा होता है, इसलिए वहां से आलू ले जाते समय देश के अन्य भागों में प्रतिबंध है। और जब आलू को यहां से नीलगिरी से, तमिलनाडु से ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसमें टेस्टिंग की जाती है कि उसमें जो है सुनहरा सूत्रकृमि लगा हुआ तो नहीं है। जैसे क्वारंटीन शब्द जैसे कोरोना में आपने पहली बार सुना होगा, जो लोग बाहर से, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ कंट्री आ रहे थे बाहर से, उन लोगों को आप जो आपकी सरकारी स्कूल के अंदर क्वारंटीन किया जाता है, पता नहीं वो रोग आपके यहाँ फैल जाए, है ना। तो इसका जो स्थानीय संगरोध है, लोकल क्वारंटीन है, वो तमिलनाडु में कहां से माना जाता है, नीलगिरी से। कहां से माना जाता है, नीलगिरी से माना जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुनहरा सूत्रकृमि किसमें लगता है, आलू में लगता है, किससे होता है, तो ये इसमें स्थानीय संगरोध। अब इसके कुछ कीट है, उन कीटों के ऊपर चलते हैं अपन। कीटों में जैसे एक तो एफिड पाया जाता है और एक पाया जाता है इसमें पोटैटो ट्यूबर मॉथ। तो सबसे पहले अपन पोटैटो ट्यूबर मॉथ पे चलते हैं। देखो ये इस पौधे के ऊपर कीड़ा लगा हुआ है, ये तने के अंदर है कीड़े, देखो ये बड़ा सा कीड़ा दिख रहा है इसमें, ये पौधा झुलस गया। और ये जो भंडारण में आलू है, यहां खेत में था, यहां ये कीट किसमें था, फील्ड में था, खेत में था। और यहां ये आलू अपने स्टोर कर रखा है, भंडारण कर रखा है स्टोरेज में। तो यहां भी ये कीट है, यानी यहां से आलू के पौधे से इसमें भंडारण में भी आ गया। तो ऐसा कीट जो खेत और भंडारण दोनों में नुकसान पहुंचाए वो कौन सा है, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, पोटैटो ट्यूबर मॉथ जो खेत और भंडारण दोनों में,
फील्ड और स्टोरेज दोनों में नुकसान पहुंचाता हो उसको कहते हैं पोटैटो ट्यूबर मॉथ, और इसका नाम है फतोरिमा ओपरकुलेला। फतोरिमा ओपरकुलेला इसको बोलते हैं, फतोरिमा ओपरकुलेला। तो ये आलू का प्रमुख कीट है, आलू का कैसा है, प्रमुख कीट है, जो दोनों जगह फील्ड में और आपके फील्ड के अलावा किसमें लगता है, ये खेत में, और सॉरी खेत में और भंडारण दोनों में, फील्ड और स्टोरेज दोनों में लगता है ना। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने जो चर्चा की थी, डॉक्टर पुष्कर नाथ ने एक विधि दी थी सीड प्लॉट तकनीक एसपीटी, वो क्यों दी थी, वायरस मुक्त कंदों की प्राप्ति, और वायरस का संचरण कौन कर रहा था, एफिड, कौन कर रहा था, एफिड कर रहा था। तो ये एफिड भी इसका प्रमुख कीट है, क्या है एफिड, इसका प्रमुख कीटों में से एक है, जिसको अपन मोइला, चेपा, अड़ वगैरह के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में इसमें पढ़ेंगे इसके देहिक विकार, आलू में देहिक विकार। आलू के देहिक विकारों में दोस्तों एक तो आ जाता है फर्स्ट नंबर पे सोलेनिन, देहिक विकारों में एक नंबर पे तो क्या आ जाता है, सोलेनिन आ जाता है ना। सोलेनिन क्या होता है, या आलू का हरा रंग है, और इसका कारण क्या है, हरे रंग का, कंदों का सूर्य के प्रकाश के संपर्क में सीधे आ जाना। जो कंद है इनके ऊपर डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश, ये कंद क्या होते हैं, इनसे मिट्टी हट जाती है, मिट्टी हटने के बाद आप पीछे देख रहे हो डायग्राम में, मिट्टी हटने के बाद इन पे सूर्य का प्रकाश सीधा एक्सपोज करता है, और इनके अंदर एक सोलेनिन नामक पिगमेंट है ना, हरा सा, जो वो संचित होने लग जाता है, जो कि हानिकारक होता है। इसकी 20 मिलीग्राम मात्रा अगर 100 ग्राम जो पोटेटो में है, तो ये स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, फिर हानिकारक होता है। इसके बाद में जो फिर जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, खोखला तना, होलोस्टेम, होलोस्टेम या खोखला तना, इसमें भी दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में मैं ऐसे ही बना देता हूं, खोखला तना, दो नंबर पे आता होलोस्टेम। जैसे अपनी फूल गोभी के अंदर था होलोस्टेम, वैसे ही आलू में कई बार अपन चीरते हैं तो बीच में से क्या होता है, वो आपको बिल्कुल एकदम खोखला खोखला नजर आएगा, बीच में से जो है उसमें स्पेस रहेगा, जगह रहेगी, खाली जगह रहेगी, जिसको कहते हैं होलोस्टेम। ये किसकी वजह से होता है, अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा का प्रयोग करने से। और 3 नंबर पे जो देहिक विकार होगा दोस्तों, वो है आपका ब्लैक हर्ट। आलू को जब अपन भंडारित करते हैं, ये देखो आलू ऐसा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा ऐसा होता है, फिर मॉडरेट, और लास्ट में ये हो जाता है, ये आपका आलू में ब्लैक हर्ट है। ये कौन सा देहिक विकार है, 3 नंबर पे, आलू में ब्लैक हर्ट, अंदर से काला हो जाता है। इसका कारण क्या है, जब आलू को भंडारण में रखा जाता है तो बोरियों के बीच में या दीवार के बीच में बराबर स्थान नहीं रखा जाता, और उस जगह को हवादार स्थान के रूप में नहीं रखा जाता। बोरियों को हवादार स्थान पे नहीं रखने के कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, तो इसको बोला जाता है पुअर वेंटिलेशन, है ना, मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो इसका कारण होता है ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई हो भंडारण में, कोल्ड स्टोरेज में, तो क्या हो जाता है, ब्लैक हर्ट हो जाता है। इसके बाद में आलू आपके टमाटर की तरह, पपीता की तरह, केले की तरह, सरसों की तरह, मटर की तरह जो है सर्दियों को सहन नहीं कर सकता, ये पाला संवेदनशील होता है। इसलिए अगर कम मात्रा में अगर तापमान हो जाएगा, बहुत कम तापमान हो जाएगा, या जो है पाला पड़ेगा, तो इसके अंदर कौन सी इंजरी हो जाती है, कोल्ड इंजरी हो जाती है। कौन सी हो जाती है, देखो ये सर्दियों से आलू का पौधा और इसके पत्ते जल चुके हैं, इसके टिश्यूज डेड हो चुके हैं, तो ये क्या है, कोल्ड इंजरी, जो टमाटर के अंदर भी होती है, कोल्ड इंजरी, जिसको फ्रॉस्ट इंजरी भी कहते हैं, पाले से होने वाला नुकसान या क्षति। तो ये हो जाएगा आपका लो टेम्परेचर से, तापमान की कमी से हो जाएगा। तो दोस्तों पिछली बार भी इसमें से एक क्वेश्चन आया था, है ना, कौन सा, कि आलू की जो सुषुप्त अवस्था है डोरमेंसी थाययूरिया से ब्रेक करते किस्मों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी अगेती, कौन सी पचेती, कौन सी मध्यम। टीपीएस की बीज दर पूछ सकते हैं आपसे, ट्रू पोटैटो सीड की बीज दर कितनी है। इसके अलावा इसके रोग दे के ये पूछ सकते हैं कि सुनहरा सूत्रकृमि किसमें होता है, और ये कहां से
तमिलनाडु के जो है नीलगिरी से इसमें जो है लोकल क्वारंटीन है ना। तो इसके अलावा इसके जो है अनुसंधान केंद्र पूछ सकते हैं, किसका स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का है, और ये जो है एसडीपी है, एलडीपी पादप है। इस प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।